हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और हम आज पढ़ने वाले हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स करके टॉपिक है, वो पढ़ेंगे क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और उसका फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जो इस सर्कल के सेंटर की तरफ उसे ढकेल रहा है, और दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेम डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख के दिया है। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, सेकेंड थिंग उसका वेलोसिटी पता होना चाहिए, एंड थर्ड थिंग जो ऑब्जेक्ट है उसका इस सर्कल के जो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस मीन्स रेडियस। अगर ये तीनों पता है तो हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ वेयर एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड आर रेडियस ऑफ सर्कल। केपलर्स लॉ, जो हमारा केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ हमारे केपलर साइंटिस्ट ने दिया है। केपलर साइंटिस्ट हमारे सर आइजैक न्यूटन के पहले आए हुए साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने डिस्कवरी सिर्फ 3 लॉ की है। इन्होंने ये 3 लॉ के बारे में बताया है कि जो हमारे प्लैनेट मूव करते हैं उसके ऊपर बेस्ड 3 लॉ दिए हैं जो तुम्हें पढ़ना है। जिसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो हमारा अर्थ है या फिर कोई भी प्लैनेट ले लो, प्लैनेट क्या करता है? रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में घूम रहा है। बट ये जो ऑर्बिट का शेप है, तुम्हें लग रहा है सर्कल है, बट ये सर्कल नहीं है, ये इलिप्स शेप है। अब तुम बोलोगे सर इलिप्स शेप क्या होता है? इलिप्स एक शेप है, जैसे सर्कल एक शेप होता है, सर्कल का सेंटर होता है, वैसे इलिप्स के फोकाई होते हैं। अब तुम बोलोगे फोकाई क्या होता है? जब तुम हायर स्टैंडर्ड में आओगे 11th में तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि इलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है। इलिप्स उसमें से एक शेप है। ओके, तो बोल रहा है जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो इलिप्स शेप का है, और उसके जो फोकाई है उसके एक फोकाई पर कहीं ना कहीं सन प्रेजेंट होता है। तो पहला लॉ क्या बोलता है? द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन। जो प्लैनेट है अर्थ का, कोई भी प्लैनेट है उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्स शेप का है, और वो सन कहां पर प्रेजेंट है? उसके एक फोकाई पर प्रेजेंट है, एट वन ऑफ द फोकाई। सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकाई। एंड सेकेंड लॉ के ऊपर आते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सपोज ये अब तुम्हारा प्लैनेट सन के रिस्पेक्ट में, ये प्लैनेट यहां से इस पॉइंट तक मूव किया। सपोज ये पॉइंट ए था, पॉइंट बी तक गया, एंड सपोज अगेन ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी तक ट्रैवल किया, और ये पॉइंट ई था और यहाँ एफ तक ट्रैवल किया। अब तुम अगर डिस्टेंस देखने जाओगे तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अगर तुम एग्जांपल देखने जाओगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि फर्स्ट टाइम तो बहुत धीरे धीरे ट्रैवल किया है, सेकंड टाइम थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल किया है, थर्ड टाइम उससे भी ज़्यादा ट्रैवल किया है। बट ये गलत है। ये डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस पर है प्लैनेट। यहाँ पर भी जो टाइम लगा होगा, सपोज यहाँ पर टाइम लगा होगा T1, यहाँ टाइम लगा होगा इतना ट्रैवल करने के लिए T2, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए होगा T3। ये टाइम सेम होगा, T1 T2 T3 सेम होगा। अब इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा और यहाँ से इधर ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लगा कैसे सेम हो सकता है? उसके पीछे यही तो सेकंड लॉ दिया गया है। सेकंड लॉ कहता है कि जब हम लाइन ज्वाइन करेंगे फ्रॉम प्लैनेट टू दी सन, जब प्लैनेट से सन तक हम एक लाइन ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा अर्थ है वो स्वीप कर रहा है। स्वीप मतलब फिसल रहा है। ओके, अपने ऑर्बिट पे फिसल रहा है, स्वीप कर रहा है, और वो क्या कवर कर रहा है? इक्वल एरिया। यहाँ पर जो एरिया होगा फर्स्ट टाइम पे इक्वल एरिया कवर किया है। यहाँ पर अगर उसने टाइम सेम लगाई तो एरिया सेम कवर किया होगा, मतलब यहाँ पर जो एरिया 1 में है, एरिया 2 में और 3 में जो एरिया कवर किया वो सेम होगा।
या उसका उल्टा बोलो इनवर्सली, अगर एरिया सेम है तो टाइम सेम होगा, यही सेकंड लॉ बोलता है। व्हेन द लाइन जॉइनिंग फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन देन प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो एरिया कवर किया उन्होंने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है, ये सेकंड लॉ बोलता है। सो अभी हम थर्ड लॉ पे आ जाते हैं, केपलर्स का थर्ड लॉ। जो हमारा थर्ड लॉ है केपलर्स का, क्या बोलता है केपलर्स का थर्ड लॉ, कि इसको सिंपली हम एक इक्वेशन में बोल सकते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ये थर्ड लॉ है। अब थर्ड लॉ क्या बोल रहा है, मीन्स इसका मतलब होता है सपोज एक ये पॉइंट ए था, पॉइंट ए से पूरा एक राउंड मार के प्लैनेट फिर पॉइंट ए पर आ गया, तो एक राउंड मारने के लिए जो टाइम लगा सपोज टी लगा, सपोज टी टाइम लगता है, ओके टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का मतलब एक समय जो पूरा लगा होगा एक राउंड मारने के लिए, तो एक राउंड मारने के लिए प्लैनेट को जो समय लगा होगा उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली इस सिंबल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 क्यूब, जब किसी अल्फाबेट के टकले पर 3 लिखा है मीन्स वो क्यूब है, तो क्यूब ऑफ दी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट विद द सन, मतलब ये जो प्लैनेट है और वो जो सन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके क्यूब के बराबर है। तो इसका डेफिनेशन तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है, केपलर्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, मतलब रिवोल्यूशन मारने के लिए एक राउंड मारने के लिए जो समय लगा होगा इसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये जो तुम्हारा प्लैनेट है और जो सन है उसके मीन डिस्टेंस के क्यूब के बराबर होगा, ओके। मीन डिस्टेंस मीन्स व्हाट, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है प्लैनेट का सन से और यहां पर कम है, तो इसका मतलब मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस जो रहा होगा उसका क्यूब। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जब पहला थिंग की न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मीन्स ये पूरे यूनिवर्स में लागू होने वाला लॉ है, पूरे यूनिवर्स में, नॉट ओनली इन अवर प्लैनेट ऑन द प्लैनेट अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम, ओके, पूरे यूनिवर्स में लॉ लागू होता है। क्या बोलता है न्यूटन्स का ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्ट थिंग कि ग्रेविटेशन वर्ड सुन के हमारे माइंड में आता है कि ग्रेविटी, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल होगा नीचे की तरफ गिरेगा मीन्स कि उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट हो रही है, बट ग्रेविटेशन और जो ग्रेविटी है वो सिर्फ अर्थ एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। ये मार्कर एंड ये बोर्ड, ये भी दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये एक ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स सब दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इस यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में, मेरे और ये लाइट के बीच में, हम दोनों के बीच में भी, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम m1 है, एक का नाम m2 है, दोनों का वजन मास, ओके, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो अगर कैलकुलेट करना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए दोनों का मास, वो जो दोनों ऑब्जेक्ट है दोनों का मास पता होना चाहिए और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता होना चाहिए। भाई पॉज कर दे एक मिनट। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर हमें कैलकुलेट करना तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और जो हमारा फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है, बट ये डिराइव कैसे हुआ तुम्हारे बुक में दिया हुआ वो भी हम देख लेंगे, बट फिर भी हमें मास m, एक कैपिटल m है कि स्मॉल m है, मीन्स m मीन्स वेयर पहले m का मतलब है पहले ऑब्जेक्ट का मास एंड दूसरे m का मतलब है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास और r का मतलब है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो जो तुम्हारा इसका डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी क्या बोलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट, जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनके मास का प्रोडक्ट एंड इनवर्सली, इसी सिंबल को इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी पढ़ोगे जब उसके सामने लिखा है कोई कंटेंट, उसके सामने कोई टर्म लिखा हुआ है तो उसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ोगे, बट अगर कोई तुम्हारा टर्म है और उसके सामने कोई चीज लिखा हुआ है बट अपॉन में लिखा हुआ है तो इसी सिंबल को तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हो, ओके। और आर स्क्वायर, तो
तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या लिखा हुआ है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। जो भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का तुम्हें निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स, उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, दोनों के बीच का। अगर तुम्हें डिस्टेंस पता है और दोनों का मास पता है तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का। ओके, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, इक्वल टू लगाने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। प्रोपोर्शनलिटी से इक्वल लाने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे बोलते हैं m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तुम्हारे बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर इसको d बोला है, इसके बीच के डिस्टेंस को। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को तुम d से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को। ओके, यहाँ g को क्या बोलते हो? g को बोलते हो तुम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी को बुलाते हैं, और कैपिटल जी का वैल्यू फिक्स्ड है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तुम्हारा वैल्यू है, ये तुम्हें वैल्यू याद होना चाहिए। हाँ, ये यूनिट न्यूटन मीटर, एम मीन्स मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है कैपिटल जी का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है। ओके, और ये फॉर्मूला है तुम्हारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है तो तुम्हें ये इसका लॉ याद करना है, तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूले को ही जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।